वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस में आदर्शवाद के बारे में, आइडियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। कहानी है ग्लोबल विलेज का सपना। एक समय था जब दुनिया के देश अलग अलग द्वीपों की तरह रहते थे। हर कोई अपनी दीवारी कर रहा था और पड़ोसी पर शक करता था। तब कुछ विचारकों ने एक आदर्श नगर की कल्पना की। नींव और संवाद तथा तर्क। इसकी नींव में जो संवाद और तर्क आए हैं वे इस प्रकार से हैं। इस नगर की पहली शर्त थी कि यहाँ कोई भी तलवार नहीं उठाएगा। जब भी कोई विवाद होगा उसे तार्किकता और तर्क के तराजू पर तौला जाएगा। संवाद के माध्यम से शांति स्थापित करना इस नगर का मुख्य मंत्र बना। सुरक्षा का नया तरीका, सामूहिक सुरक्षा जो इसमें थी। पुराने समय में हर देश अपनी रक्षा खुद करता था, जिसे डर का माहौल रहता था। इस नए नगर ने सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी का नियम अपनाया। इसका मतलब था कि अगर किसी को एक के घर पर हमला हुआ तो पूरा नगर उसे अपना अपमान मानकर रक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा। इसी विचार ने संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं को जन्म दिया। अब न्याय की अदालत के बारे में हम बात करेंगे, जो कि विश्व न्यायालय है। नगर के बीचों बीच एक विश्व न्यायालय बनाया गया जहां कानून का शासन चलता था। यहाँ किसी की ताकत नहीं बल्कि न्याय की जीत होती थी। इससे अंतर्राष्ट्रीय न्याय सहयोग को मजबूती मिलती है। व्यापार का बंधन, आर्थिक पारस्परिकता। नगरवासियों ने समझा कि अगर हम एक दूसरे की जरूरतें पूरी करेंगे तो हम लड़ेंगे नहीं। इसे आर्थिक पारस्परिकता कहा गया। जब एक देश को दूसरे के बाजार की जरूरत पड़ी तो युद्ध की जगह वैश्विक विकास ने ले ली। मानवता का सम्मान, अधिकार और लोकतंत्र। इस नगर का संविधान मानव अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित था। यहाँ हर व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान का ध्यान रखा गया, जिससे एक युद्ध मुक्त विश्व की नींव पड़ी। अब हम आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म की तुलना को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। आधार इसका मानव स्वभाव था। आदर्शवाद में मनुष्य स्वभाव से अच्छा और सहयोगी है। यथार्थवाद में मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और सत्ता का भूखा है। आधार में मुख्य लक्ष्य हैं इसके। आदर्शवाद में मुख्य लक्ष्य जो है आदर्शवाद में जो है आइडियलिज्म में विश्व शांति, नैतिकता और मानवाधिकार है। यथार्थवाद रियलिज्म में राष्ट्रीय हित और शक्ति यानी पावर का विस्तार है। युद्ध पर विचार अगर हम देखें तो आइडियलिज्म में युद्ध को संस्थागत सुधारों और संवाद से रोका जा सकता है। यथार्थवाद में युद्ध अपरिहार्य है, शांति केवल शक्ति संतुलन से आती है। आधार में जो साधन है इनके अंतर्राष्ट्रीय कानून, संगठन, यूएन और नैतिकता पर आधारित है आइडियलिज्म में, और रियलिज्म में है सैन्य शक्ति, गठबंधन और कूटनीति पर आधारित है। अब दोस्तों, आदर्शवाद केवल एक कल्पना नहीं है बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाने का रोड मैप है। हालांकि आलोचक इसे कभी कभी अव्यवहारिक, अनरियलिस्टिक कहते हैं, लेकिन आज की दुनिया में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की घोषणा और वैश्विक व्यापार इसी आदर्शवाद की देन है। इसलिए आदर्शवाद हमें सिखाता है कि दुनिया वैसी नहीं होनी चाहिए जैसी वह है, बल्कि वैसी होनी चाहिए जैसी वह हो सकती है, यानी कि शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और संगठित। अब हम आगे कहानी को कंटिन्यू करेंगे। शांति और स्वप्नलोक। शांति का स्वप्नलोक और हकीकत की दीवार। एक नए सवेरे की कल्पना, परिचय और उत्पत्ति यहाँ पर होती है। वर्ष 1918 का था। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। चारों तरफ धुआं और तबाही थी। तब इमैनुअल कांट और नॉर्मन एंजल जैसे विचारकों की किताबों से प्रेरणा लेकर एक नई सोच उभरी, आदर्शवाद। इस सोच का एक ही मकसद था, फिर कभी युद्ध ना हो। मानवता पर अटूट विश्वास। मुख्य मान्यताएं जो थी इसकी, कोर अजम्पशंस जो थी, इस विचारधारा के मानने वाले जैसे अल्फ्रेड जर्मन और ब्रटेंट रसेल यह मानते थे कि मनुष्य स्वभाव से बुरा नहीं है बल्कि परोपकारी और सहयोगी है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि यह युद्ध मनुष्य के स्वभाव में नहीं है बल्कि हमारी खराब व्यवस्था और संस्थाओं का परिणाम है। अगर हम लोगों को शिक्षित करें और अच्छे नियम बनाएं तो युद्ध को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। शांति के 4 स्तंभों की यहाँ पर बात करी गई है। आदर्शवाद के प्रमुख स्तंभ जो हैं, इस नए विश्व को बनाने के लिए 4 प्रमुख खंभे गाड़े गए हैं। सामूहिक सुरक्षा, एक सबके लिए और सब एक के लिए का वादा किया गया। यहाँ पर लोकतंत्र का प्रसार यहाँ पर किया गया। यह माना गया कि लोकतांत्रिक देश आपस में नहीं लड़ते हैं। निरस्त्रीकरण,
हथियारों की दौड़ को खत्म किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यहाँ पर बनाए गए। आपसी विवाद सुलझाने के लिए लीग ऑफ नेशंस जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई। वुडरो विल्सन का 14 सूत्रीय फॉर्मूला। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन इस कहानी के सबसे बड़े नायक बनकर उभरे। उन्होंने अपने 14 सूत्रों के जरिए दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि गुप्त संधियां बंद करो, समुद्रों को सबके लिए आज़ाद करो और राष्ट्र को अपना भविष्य खुद चुनने का अधिकार, सेल्फ डिटर्मिनेशन दो। इसी विजन से लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। अब हम यथार्थवाद का प्रहार और विफलता यानी इसकी सीमाओं और आलोचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। यथार्थवाद द्वारा जो हुई हैं, लेकिन यह स्वप्नलोक यूटोपिया ज़्यादा दिन तक नहीं चला। स्वप्नलोक यानी कि यूटोपिया 1930 के दशक में जब तानाशाह उभरने लगे तो लीग ऑफ नेशंस बेबस नजर आई। तभी E.H. कार ने अपनी किताब द 20 ईयर्स क्राइसिस में इस विचारधारा पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने इसे यूटोपियन स्वप्निल कहा। वहीं हंस जे मार्गेंथो ने याद दिलाई कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता पर नहीं बल्कि शक्ति यानी कि पावर के संघर्ष पर चलती है। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही आदर्शवाद का यह महत्व ढह गया। आदर्शवाद की कहानी भले ही 1939 में एक असफलता जैसी लगी हो, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अमर विवाद इसमें ये चला कि आज का संयुक्त राष्ट्र UN अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों की रक्षा असल में विल्सन के उसी पुराने सपने का आधुनिक रूप है। नैतिकता बनाम शक्ति का यहाँ पर बताया गया। यह सच है कि दुनिया केवल आदर्शों से नहीं चलती जैसे यथार्थवादियों ने कहा है, लेकिन बिना आदर्शों के दुनिया रहने लायक भी नहीं बचेगी। प्रासंगिकता को हम देखें तो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक महामारी जैसे दौर में जहां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही एकमात्र रास्ता है, वहां आदर्शवाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 1918 में था। अंत में आदर्शवाद हमें वह ध्रुव तारा दिखाता है जिसकी ओर हमें बढ़ना चाहिए, भले ही हमारे पैर यथार्थ की जमीन पर टिके हों। अभी हमने जैसे पढ़ा आदर्शवाद यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में परिचय और उत्पत्ति जो इसकी होती है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद की विभीषिका के बाद युद्धों को रोकने और स्थायी शांति स्थापित करने के उद्देश्य से इस विचारधारा का जन्म हुआ था। दार्शनिक आधार इसका था। यह उदारवादी विचारधारा से गहराई से जुड़ा हुआ था, लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ था। मूल मंत्र था इसका राष्ट्रों को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक मूल्यों और आदर्शों का पालन करना चाहिए। मुख्य मान्यताएं इसमें दी गई हैं, कोर असम्पशंस जो है इसमें वो दी गई हैं। मानव का स्वभाव मनुष्य स्वभाव से परोपकारी, विवेकशील और सहयोगी होता है। युद्ध की समाप्ति, युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कोई अनिवार्य बुराई नहीं है। यह मानवीय स्वभाव का हिस्सा है, बल्कि दोषपूर्ण संस्थाओं जैसे गुप्त संधियां या तानाशाही का परिणाम है। समाधान शिक्षा, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। आदर्शवाद के प्रमुख स्तंभ जो हैं, पिलर्स जो हैं इसके, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन, लीग ऑफ नेशंस जैसे संगठनों और कानूनी ढांचे के माध्यम से विवाद सुलझाना, सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी, एक सबके लिए और सब एक के लिए का सिद्धांत। यदि कोई राष्ट्र शांति भंग करता है तो सभी राष्ट्र मिलकर उसका विरोध करेंगे। लोकतंत्र का प्रसार, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के अनुसार लोकतांत्रिक देश आपस में युद्ध नहीं करते। निरस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, शांति के लिए हथियारों की दौड़ को खत्म करना और हथियारों पर नियंत्रण पाना अनिवार्य है। अगला है वुडरो विल्सन के 14 सूत्रीय, वुडरो विल्सन 14 पॉइंट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन आदर्शवाद के सबसे बड़े समर्थक थे। उनके प्रमुख सूत्र थे गुप्त संधियों का अंत, समुद्रों की स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय का अधिकार, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, हर राष्ट्र को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना, एक विश्व संस्था का निर्माण यहाँ पर किया गया। तुलना में हम देखें इसमें तो नैतिकता में आदर्शवाद में राष्ट्रों को नैतिक व्यवहार करना चाहिए, यथार्थवाद में राष्ट्रवादी नेशनल इंटरेस्ट ही सर्वोच्च नैतिकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आइडियलिज्म में शांति स्थापना के लिए अनिवार्य है, जैसे यूनाइटेड नेशंस। ये राष्ट्रहित के रियलिज्म में राष्ट्रहित के साधन मात्र हैं, बहुत प्रभावशाली नहीं है। सुरक्षा में आइडियलिज्म में सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी पर जोर दिया गया है। यथार्थवाद रियलिज्म में राष्ट्र अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं, सेल्फ हेल्प करते हैं। प्रमुख विचारक हैं इसके वुडरो विल्सन, इमैनुअल कांट हैं आइडियलिज्म के, और यथार्थवाद के जो प्रमुख विचारक हैं हंस जे मार्गेंथो और E.H. कार हैं। आलोचना यहाँ पर आइडियलिज्म की गई है, इसे यूटोपियन स्वप्निल कहा गया है, और यथार्थवाद को इसे निराशावादी और अनैतिक कहा जाता है।
सीमाएं और निष्कर्ष यहाँ पर निकाला गया है। विफलता 1930 के दशक में लीग ऑफ नेशंस की विफलता द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ ने आदर्शवाद की व्यवहारिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आलोचना E.H. कार ने अपनी पुस्तक द 20 ईयर्स क्राइसिस में इसे वास्तविकता से दूर यूटोपियन कहा है। निष्कर्ष भले ही यह पूर्णतः सफल ना रहा हो, लेकिन आज के संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस जो है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में हम आदर्शवाद की ही झलक देखते हैं। अब हम यहाँ पर राजनीतिक आदर्शवाद पॉलिटिकल आइडियलिज्म का विस्तृत विवरण यहाँ पर समझेंगे। राजनीतिक आदर्शवाद विस्तृत अध्ययन और नोट्स। युद्ध का कड़ा विरोध, एंटी वॉर स्टैंड। मूल धारणा है इसकी, आदर्शवादी मानते हैं कि युद्ध कोई नियति या प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि यह बौद्धिक विफलता या बीमारी है। समाधान है इसका, युद्धों का संचार यानी कि कम्युनिकेशन, बेहतर शिक्षा और आपसी समझ के माध्यम से रोका जा सकता है। लक्ष्य है इसका, शक्ति की राजनीति, पावर पॉलिटिक्स को समाप्त कर शांति की राजनीति की स्थापना करना है। अंतर्राष्ट्रीय समाज में व्यापक सुधार। अंतर्राष्ट्रीय समाज में व्यापक सुधार जो है व्यवस्था परिवर्तन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली अराजकता, अनार्की को सुधारने की आवश्यकता है। विश्व समुदाय राष्ट्रों को अपनी संकीर्ण संप्रभुता सोवरेनिटी का त्याग कर एक विश्व समुदाय के रूप में कार्य करना चाहिए। लोकतांत्रिक शांति, डेमोक्रेटिक पीस। इसका मानना है कि अधिक लोकतंत्र का अर्थ है कम युद्ध। लोकतांत्रिक सरकारें अपनी जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं, इसलिए वे युद्ध से बचती हैं। प्रमुख आधार और स्तंभ है इसके, कोर फाउंडेशंस जो हैं। नैतिक मूल्य, व्यक्ति की तरह राष्ट्रों को भी अपने व्यवहार में ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून में राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम होने चाहिए जो शक्तिशाली देशों की मनमानी को रोक सकें। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है विवादों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र, UN जैसी संस्थाओं का होना अनिवार्य है जो नियमों को लागू करने का मंच प्रदान कर सकें। समन्वय, कानून, नैतिकता, संस्थाओं के तालमेल से ही स्थायी शांति संभव है। वुडरो विल्सन आधुनिक आदर्शवाद के जनक जो हैं कहे जाते हैं। आधुनिक आदर्शवाद के जनक। पृष्ठभूमि इनकी जो है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया को शांति का खाका ब्लूप्रिंट देने का श्रेय विल्सन को जाता है। 14 सूत्रीय 14 पॉइंट्स। 1918 में विल्सन ने 14 सिद्धांत दिए जिन 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, जिनके कारण 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन। उन्होंने हर राष्ट्र को अपना भाग्य स्वयं चुनने और अपनी सरकार बनाने के अधिकार का पुरजोर समर्थन किया। अगला है हमारा शांति का मार्ग, द पाथ ऑफ पीस। शांति का रास्ता सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी से होकर गुजरता है। इसका अर्थ है कि सभी राष्ट्र मिलकर किसी भी आक्रामक राष्ट्र का विरोध करेंगे। हथियारों की होड़ को कम करना, डिसआर्मामेंट शांति के लिए पहली प्राथमिकता है। सीमाएं और आलोचनाएं जो हैं इसकी, यूटोपियन बाद। प्रसिद्ध आलोचक E.H. कार ने आदर्शवाद को यूटोपियन कहा क्योंकि यह वास्तविकता के बजाय कोरी कल्पना और क्या होना चाहिए पर अधिक आधारित है। शक्ति की अनदेखी। यथार्थवादियों जैसे मॉर्गेंथो का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति यानी पावर और स्वार्थ सबसे बड़े कारक हैं जिन्हें आदर्शवादी नजरअंदाज कर देते हैं। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1939 में, द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू होना इस विचारधारा की सबसे बड़ी व्यावहारिक हार मानी जाती है। नैतिकता का भ्रम। आलोचकों के अनुसार जो एक देश के लिए नैतिक है वह दूसरे देश के लिए गलत हो सकता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक समान नैतिकता लागू करना कठिन है। आज भले ही हम यथार्थवादी दुनिया में रहते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र, UN, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसी संस्थाएं यह सिद्ध करती हैं कि आदर्शवाद के बिना विश्व में व्यवस्था बनाए रखना असंभव है। अब हम 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दो प्रमुख विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे। कहानी में दो राजा और उनके अलग रास्ते होते हैं। एक विशाल महाद्वीप पर दो पड़ोसी राज्य थे। दोनों राज्यों के राजाओं की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। यथार्थवादी राजा जो थे, यथार्थवादी परंपरा की यहाँ पर बात करेंगे। रियलिस्ट ट्रेडिशंस में यथार्थवादी राजा जो थे, शक्ति ही सत्य है, ये कहते थे कि शक्ति ही सत्य है। पहला राजा यथार्थवादी परंपरा को मानता था। उनका कहना था कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं, बल्कि वैसी है जैसी वह है।
नीति इसकी थी। उसने बिस्मार्क की रक्त और लोहे, ब्लड और एंड आयरन की नीति अपनाई। उसने अपनी सेना को विशाल बनाया क्योंकि उसका मानना था कि शक्ति और प्रभुत्व ही सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है। सुरक्षा दुविधा में, सिक्योरिटी डायलेमा में जब उसने हथियार बनाए तो पड़ोसी डर गए और उन्होंने भी हथियार बनाना शुरू कर दिए। राजा का मानना था कि युद्ध स्वाभाविक और अनिवार्य है, इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसके लिए राष्ट्रीय हित से ऊपर कुछ भी नहीं है। आदर्शवादी राजा, आदर्शवादी परंपरा यानी आइडलिस्ट ट्रेडिशंस की हम बात करें, आदर्शवादी राजा में सहयोग ही भविष्य है। दूसरा राजा आदर्शवादी परंपरा का अनुयायी था। उसका सपना एक युद्ध मुक्त विश्व का था। नीति उसकी थी, उसने वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों पर विश्वास किया। उसने कहा, शांति हथियारों से नहीं बल्कि आपसी विश्वास, नैतिकता और कानून से आती है। सुधार उसने किए, उसने युद्ध को एक अपराध माना और शक्ति राजनीति के स्थान पर शांति राजनीति का समर्थन किया। उनका मानना था कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और नियम बनाएं तो युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सहयोग और शांति पर बल देते हैं। ये बोलते हैं कि युद्ध एक अपराध है। अब इसका अगर तुलनात्मक चार्ट हम देखें तो मुख्य केंद्र जो थे यथार्थवादी राजा जो थे वे बिस्मार्क की तरह हैं और आदर्शवादी राजा जो हैं विल्सन की तरह हैं। मुख्य केंद्रों में इनमें यथार्थवादियों में शक्ति और प्रभुत्व यानी कि पावर है और आदर्शवादी में नैतिकता और कानून मोरालिटी है। सुरक्षा का मार्ग जो है यथार्थवादियों में सैन्य शक्ति और हथियार है और आदर्शवादियों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सहयोग है। दृष्टिकोण है इनका व्यापारिक और कठोर यानी कि रियलिस्टिक। आदर्शवादियों का है नैतिक और सुधारवादी, रिफॉर्मिस्ट। युद्ध पर विचार के लिए यथार्थवादी हैं, युद्ध स्वाभाविक और अनिवार्य है और आदर्शवादी राजा हैं, युद्ध एक बुराई और अपराध है। मूल मंत्र है इनका मूल मंत्र है यथार्थवादियों का शक्ति ही सुरक्षा है और आदर्शवादियों का सहयोग और शांति आवश्यक है। अब आगे हम इसमें चलें तो ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। संतुलन की आवश्यकता में इतिहास गवाह है कि केवल आदर्शवाद जैसे लीग ऑफ नेशंस कभी कभी कमजोर पड़ जाता है और केवल यथार्थवाद दुनिया को विनाशकारी युद्धों की ओर ले जाता है। व्यावहारिकता आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इन दोनों का मिश्रण है, जहां हम अपनी सुरक्षा के लिए सेना रखते हैं यथार्थवाद के अनुसार, वहीं हम समस्याओं को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र, यूएन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सहारा भी लेते हैं। ये आदर्शवाद बोलता है। अंतिम सत्य इसमें है कि यथार्थवाद हमें जमीन पर टिके रहना सिखाता है, जबकि आदर्शवाद हमें एक बेहतर और शांतिपूर्ण आसमान की ओर देखने के लिए प्रेरणा देता है। एक सुरक्षित भविष्य के लिए यथार्थवादी साधनों के साथ आदर्शवादी लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य है। अब हम प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण में हम देखते हैं कि यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद के बदलावों और यथार्थवाद से आदर्शवाद की ओर बढ़ते हुए विश्व की एक बहुत ही प्रभावशाली स्थिति है। इसे हम ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देख सकते हैं। कहानी में पुरानी दुनिया के अंत और नई आशा का आरंभ यहाँ पर होता है। 1914 पुरानी व्यवस्था का पतन यहाँ पर होता है। कहानी शुरू होती है 1914 में, जब दुनिया यथार्थवादी परंपरा के साए में जी रही थी। उस समय देश बंद कमरों में गुप्त संधियां करते थे और एक दूसरे के खिलाफ सैन्य गठबंधन बनाते थे। हर राष्ट्र का मानना था कि शांति केवल हथियारों की होड़ और शक्ति के संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर से ही आ सकती है, लेकिन यह संतुलन ताश के पत्तों की तरह ढह गया और प्रथम विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया में फैल गई। 1918 में विल्सन के 14 सूत्र शांति का खाका ने यहाँ पर अपना अलग ही इतिहास बनाया। विचारधाराओं का पुनर्मूल्यांकन यहाँ पर किया गया। 1918 में 4 साल की भीषण तबाही के बाद 1918 में दुनिया में अपनी गलतियों से सीखने का फैसला किया। शक्ति की राजनीति, पावर पॉलिटिक्स को युद्ध का मुख्य कारण माना गया। अब समय था पुरानी यथार्थवादी सोच को छोड़कर आदर्शवादी परंपरा को अपनाने का। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन एक मसीहा बनकर उभरे और उन्होंने अपने 14 सूत्र पेश किए, जिसने शांति का एक नया खाका तैयार किया। 1919 में विश्व संघ और सामूहिक सुरक्षा
की बात की गई। इस नई कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1919 में लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यह विश्व संघ की एक ऐसी अवधारणा थी जहां देशों को अपनी संप्रभुता सोवरेनिटी का कुछ हिस्सा त्याग कर एक वैश्विक समुदाय का हिस्सा बनना था। नया मंत्र था इसका। सुरक्षा अकेले नहीं बल्कि सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी के माध्यम से होनी थी। नियम थे इसकी खुली बातचीत, अंतर्राष्ट्रीय कानून और गुप्त संधियों का अंत। 1920 का आदर्शवाद का पहला उपयोग। 1920 में जब लीग ऑफ नेशंस का पहला अधिवेशन हुआ तो ऐसा लगा मानो दुनिया ने हमेशा के लिए युद्धों को विदा कर दिया है। यह यथार्थवादी सैन्य शक्ति और आदर्शवादी नैतिकता की जांच का उत्सव था। तुलना हम युद्ध से पहले वर्सेस युद्ध के बाद हम कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन में हम युद्ध से पहले वर्सेस युद्ध के बाद की हम कर सकते हैं। इसमें मुख्य आधार था युद्ध से पहले यानी कि 1914 से पहले गुप्त संधि और सैन्य गठबंधन होते थे। युद्ध के बाद 1918 के बाद खुली बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय कानून बने। सुरक्षा नीति यहाँ पर थी। युद्ध से पहले 1914 से पहले शक्ति का संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर था। युद्ध के बाद यानी कि 1918 के बाद सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी बना। दृष्टिकोण में देखें हम तो युद्ध से पहले 1914 से पहले यथार्थवादी रियलिस्ट थे। युद्ध के बाद 1918 के बाद आदर्शवादी आइडियलिस्ट बने। शांति का साधन था। युद्ध से पहले 1914 से पहले हथियारों की होड़ और विशाल सेना थी और युद्ध के बाद यानी कि 1918 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था लीग ऑफ नेशंस थे। पहले विश्व युद्ध के प्रभाव का विश्लेषण से हम तीन मुख्य बातें सीखते हैं। ये व्यवस्था का बदलाव था। युद्ध ने यह साबित किया कि केवल हथियारों के दम पर स्थायी शांति नहीं मिल सकती। पुरानी यथार्थवादी व्यवस्था पूरी तरह विफल रही थी। संस्थानों का उदय यहाँ पर हुआ। पहली बार दुनिया ने समझा कि एक ऐसी विश्व संस्था की जरूरत है जहाँ देश अपनी समस्याओं को युद्ध के बजाय मेज पर बैठकर सुलझा सकें। आदर्शवाद की विरासत है यहाँ पर। हालांकि बाद में लीग ऑफ नेशंस द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाई, लेकिन इसी ने भविष्य में संयुक्त राष्ट्र यूएन की नींव रखी। यह इतिहास का वह क्षण था जब इंसान ने पहली बार शक्ति के ऊपर नैतिकता और सहयोग को प्राथमिकता देने का साहस दिखाया था। अब हम वुडरो विल्सन और 14 सूत्र विस्तृत विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की दुनिया के बदलने की एक ऐसी कहानी है जिसने आज के हमारे संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की नींव रखी। आइए इसे एक ऐतिहासिक यात्रा के रूप में समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक जलती दुनिया से शांति का नया जन्म। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है इसकी 1914 से पुरानी यथार्थवादी दुनिया का अंत यहाँ पर होता है। कहानी शुरू होती है उस समय जब दुनिया यथार्थवादी परंपरा के साए में जी रही थी। उसी दौर में देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। वे बंद कमरों में गुप्त संधियां करते थे और बड़े बड़े सैन्य गठबंधन बनाते थे। हर राजा और नेता का मानना था कि शांति केवल हथियारों की होड़ और शक्ति के संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर से ही आ सकती है। लेकिन यह शक्ति का संतुलन 1914 में ताश के पत्तों की तरह ढह गया और महान युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की आग ने पूरी दुनिया को झुलसा दिया। 1918 विचारधाराओं का मंथन, 4 साल की भयानक तबाही, करोड़ों मौतों और आर्थिक बर्बादी के बाद दुनिया को समझ आया कि शक्ति की राजनीति, पावर पॉलिटिक्स केवल विनाश लाती है। अब समय था पुरानी यथार्थवादी सोच को त्याग कर आदर्शवादी परंपरा की ओर बढ़ने का। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इसे बदलती दुनिया में नायक की भूमिका निभाई। उन्होंने 14 सूत्र पेश किए जिसने दुनिया को शांति का एक नया ब्लूप्रिंट दिया। 1919 में विश्व संघ और संप्रभुता का त्याग। इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1919 में लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ की स्थापना की बात हुई। यह विश्व संघ की ऐसी अनूठी अवधारणा थी जहां राष्ट्रों को अपनी संप्रभुता यानी सोवरेनिटी का कुछ हिस्सा त्यागना था। नया संकल्प यहाँ पर लिया गया। अब सुरक्षा अकेले रहकर नहीं बल्कि सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी से मिलेगी। नियम यहाँ पर बनेंगे एक सबके लिए और सब एक के लिए। अगर कोई देश शांति भंग करेगा तो पूरा विश्व संघ मिलकर उनका मुकाबला करेगा। अब हम तुलनात्मक चार्ट में पुरानी कूटनीति वर्सेस विल्सन के 14 सूत्रों के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम तुलनात्मक चार्ट में युद्ध से पहले यानी कि 1914 से पहले और युद्ध के बाद यानी कि 1918 के बाद की
कुछ निष्कर्ष बात कर लेते हैं। मुख्य आधार पर 1914 से पहले गुप्त संधि और सैन्य गठबंधन की बात की जाती थी। 1918 के बाद खुली बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात की। सुरक्षा नीति में शक्ति का संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर युद्ध से पहले 1914 से पहले था। सामूहिक सुरक्षा युद्ध के बाद 1918 के बाद थी। दृष्टिकोण यथार्थवाद दृष्टिकोण था, कठोर या व्यावहारिक दृष्टिकोण था। युद्ध से पहले 1914 के पहले 1918 के बाद आदर्शवादी, नैतिक और सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया। शांति का साधन यहाँ पर था, विशाल सेना और हथियारों की दौड़ थी 1914 से पहले, और 1918 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था लीग ऑफ नेशंस यहाँ पर सामने आता है। ओल्ड डिप्लोमेसी में और न्यू अर्लिज्म में विवाद समाधान की बात यहाँ पर की गई है। निष्कर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का गहरा विश्लेषण हमें निम्नलिखित निष्कर्षों तक ले जाता है। पुरानी व्यवस्था की विफलता। युद्ध ने यह साबित कर दी कि केवल शक्ति और गुप्त समझौतों के दम पर शांति की गारंटी नहीं दी जा सकती है। यथार्थवाद की उस पुरानी व्यवस्था ने अंततः युद्ध ही दिया। सहयोग की आवश्यकता। 1918 के बाद स्वीकार किया गया कि राष्ट्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना ही होगा। बिना अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विश्व सुरक्षित नहीं है। आदर्शवाद का उदय भले ही बाद में राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका, लेकिन इसने संयुक्त राष्ट्र यूएन की राह आसान की। आज हम जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और मानवाधिकार देखते हैं वे इसी दौर की उपज हैं। अंत में यह इतिहास का वह पल है जिसने हमें सिखाया कि दुनिया केवल शक्ति से नहीं बल्कि नियमों और नैतिकता से बेहतर चल सकती है। अब हम आदर्शवाद के प्रमुख विचारक और थिंकर्स पार्ट 1 में पढ़ेंगे। यह आदर्शवाद आइडियलिज्म के उन महारथियों की कहानी है जिन्होंने तलवार और बंदूकों की दुनिया में कलम और तर्क से शांति का सपना चुना। कहानी शुरू होती है शांति के 3 वास्तुकारों से। एक समय था जब दुनिया के देशों को लगता था कि पड़ोसी को लूटकर ही अमीर बना जा सकता है। तब 3 महान विचारकों ने आकर दुनिया की सोच बदल दी। इनमें पहले हम नॉर्मन एंजल की बात करेंगे। तर्क के जादूगर थे। 20वीं सदी की शुरुआत 1909 से में नॉर्मन एंजल ने अपनी किताब द ग्रेट इल्यूजन से सबको चौंका दिया। उनका तर्क था, उन्होंने साबित किया कि आधुनिक युग में युद्ध अब किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। व्यापार और आर्थिक पारस्परिकता के कारण युद्ध में जीतने वाला भी हारने वाले जितना ही आर्थिक नुकसान उठाता है। उपलब्धि इन्होंने दी कि क्षेत्रीय लाभ की तुलना में व्यापारिक नुकसान कहीं बड़ा है। इस महान सोच के लिए उन्हें 1933 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। अब सेकंड नंबर पर हम हुगो ग्रोटियस के बारे में बात करेंगे, जो नियमों के रचयिता हैं। कहानी की शुरुआत 17वीं शताब्दी में होती है, जब हुगो ग्रोटियस ने देखा कि युद्धों में कोई नियम नहीं होते। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ज्योरे बेली एक पैसेज लिखी। उनका तर्क, भले ही कोई विश्व सरकार ना हो, फिर भी राष्ट्रों को साझा कानूनी नियमों और संधियों से बंधे होना चाहिए। उपलब्धि उन्होंने दी। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक कहा जाता है। उनको अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक। उन्होंने समुद्रों की स्वतंत्रता और न्यायपूर्ण युद्ध जस्ट वार की अवधारणा दी ताकि युद्ध के समय भी मानवता बची रहे। थर्ड नंबर पर हम इमैनुअल कांट की बात करते हैं। लोकतंत्र के दूत इनको कहा जाता है। समय बीता और 18वीं शताब्दी में इमैनुअल कांट आए। उन्होंने अपनी अमर कृति परपेचुअल पीस 1795 में लिखी, एक जादुई विस्तार दिया। उनका तर्क, मनुष्य एक तर्क संगत प्राणी है। यदि दुनिया के सभी देश गणतंत्र या लोकतंत्र बन जाएं तो युद्ध अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। उपलब्धि उन्होंने दी। उन्होंने लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि जनता कभी युद्ध नहीं चाहती, केवल तानाशाह युद्ध थोपते हैं। अब हम इनका तुलना करें तो नॉर्मन एंजल ने पुस्तक लिखी द ग्रेट इल्यूजन, आर्थिक शांति का मुख्य आधार था इनका आर्थिक लाभ और व्यापारिक जुड़ाव। विशेषता इनकी ये थी कि नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला था 1933 में। इसमें हम हुगो ग्रोटियस की बात करते हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति थी द ज्योरे बेली एक पैसेज। इनको अंतर्राष्ट्रीय कानून और साझा नियम बनाने वाला माना जाता है। शांति का मुख्य आधार था इनका अंतर्राष्ट्रीय कानून और साझा नियम बनाना, और इनकी विशेष पहचान थी ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के जनक माने जाते हैं।
इमैनुअल कांट जो है, इनकी प्रसिद्ध कृति थी परपेचुअल पीस, 1795 में इन्होंने लिखी थी। और इनका शांति का मुख्य आधार था लोकतांत्रिक मूल्य और तर्कसंगत व्यवहार, और विशेष पहचान थी लोकतांत्रिक शांति स्थापित करना। ये लोकतांत्रिक शांति चाहते थे। इन तीनों विचारकों के योगदान का विश्लेषण करने पर हमें आदर्शवाद की त्रिमूर्ति दिखाई देती है। कानून की शक्ति, ग्रोटियस ने हमें सिखाया कि बिना नियमों के समाज नहीं चल सकता। लोकतंत्र की शक्ति में कांट ने बताया कि शांति का रास्ता महलों से नहीं बल्कि संसद और जनता की आवाज यानी कि लोकतंत्र से निकलता है। अर्थव्यवस्था की शक्ति में एंजल ने यह स्पष्ट कर दिया कि वैश्वीकरण के दौर में युद्ध केवल एक भ्रम या इल्यूजन है जो केवल तबाही लाता है। अंत में आज का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन्हीं तीनों की नींव पर रखा है, जहां कानून, ग्रोटियस, लोकतंत्र, कांट और व्यापार एंजल आपस में मिलते हैं, वहीं स्थायी शांति का जन्म होता है। यह आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म के उन विचारकों की कहानी है जिन्होंने अपनी आत्मा और बुद्धि की शक्ति से दुनिया को युद्ध के अंधेरे से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। अब हम आदर्शवाद के प्रमुख विचारक यानी कि कोर थिंकर पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। कहानी में यहाँ के शांति के 3 पुंजों की बात करी गई है। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, दुनिया को समझ आने लगा कि केवल कानून और व्यापार ही काफी नहीं है, हमें एक वैश्विक चेतना की जरूरत है। इस चेतना को जगाने का काम इन 3 महापुरुषों ने किया। दांते अलिगियरी, एक विश्व एक सत्ता। दांते अलिगियरी ने दिया एक विश्व एक सत्ता। कहानी सदियों पीछे मध्यकाल में जाती है, जहां महान कवि और विचारक दांते ने दुनिया की उथल पुथल को देखा। उनका विजन जो था, उनकी प्रसिद्ध कृति दी मोनार्किया में उन्होंने एक विश्व सरकार यूनिवर्सल मोनार्की की कल्पना की। उनका तर्क था, दांते का मानना था कि जब एक तक छोटे छोटे राष्ट्र अपने स्वार्थ के लिए लड़ते रहेंगे, शांति संभव नहीं है। मानवता का पूर्ण विकास केवल तभी हो सकता है जब एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता हो जो राष्ट्रों के आपसी झगड़ों से ऊपर उठकर वैश्विक हितों के लिए निर्णय ले सके। अब हम दूसरे नंबर पर बर्ट्रैंड रसेल की बात करते हैं। तर्क और मानवता का रक्षक इनको कहा जाता है। 20वीं सदी के विज्ञान और युद्धों के दौर में प्रसिद्ध दार्शनिक और गणितज्ञ बर्ट्रैंड रसेल ने तर्क की मशाल जलाई। उनके विजन में रसेल ने परमाणु युग की भयावहता को पहचान लिया था। उन्होंने रसेल आइंस्टाइन घोषणा पत्र 1955 के माध्यम से वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों को एकजुट किया। उनका तर्क, उन्होंने पुरजोर शब्दों में कहा कि मानव खुशी की दुनिया हासिल करना असंभव नहीं है। उन्होंने युद्ध को मानवीय स्वभाव की मजबूरी नहीं बल्कि गलत राजनीतिक प्रणालियों का नतीजा बताया। वे परमाणु निरस्त्रीकरण के सबसे बड़े पैरोकार बने। महात्मा गांधी के बारे में अब हम बात करते हैं आगे। अहिंसा के वैश्विक दूत इनको कहा जाता है। इन सब के बीच भारत में एक ऐसी आवाज उठी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, महात्मा गांधी। उन्होंने राजनीति को आध्यात्मिकता और नैतिकता से जोड़ दिया। उनके विजन में गांधी जी ने साध्य और साधन की पवित्रता का सिद्धांत दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंसा से प्राप्त शांति कभी स्थायी नहीं हो सकती। उनके तर्क में उन्होंने अहिंसा को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का एक व्यावहारिक और शक्तिशाली साधन बताया। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, के विचार को वैश्विक मंच पर स्थापित किया और जो आदर्शवाद का असली आधार बना। तुलनात्मक चार्ट में विचारक को मुख्य केंद्र, शांति का साधन, विशेष योगदान के बारे में हम देख लेते हैं। दांते अलिगियरी का प्रमुख केंद्र था विश्व न्याय और एकता, शांति का साधन था इनका सर्वोच्च विश्व सत्ता यूनिवर्सल अथॉरिटी थी, और विशेष योगदान था इनका डीमोनार्किया, विश्व सरकार का विचार। बर्ट्रैंड रसेल जो थे, उनका मुख्य केंद्र था तर्क और मानवीय खुशी, शांति का साधन था इनका परमाणु निरस्त्रीकरण और शिक्षा, विशेष योगदान रसेल आइंस्टाइन घोषणा पत्र 1955। महात्मा गांधी का मुख्य केंद्र था अहिंसा और नैतिकता, शांति का साधन था सत्य और शांतिपूर्ण प्रतिरोध, सत्याग्रह को इन्होंने अपनाया, और विशेष योगदान था इनका साध्य और साधन की पवित्रता पर इन्होंने बहुत जोर दिया। अंत में इन 3 विचारकों की कहानी हमें आदर्शवाद के 3 अलग अलग लेकिन जुड़े हुए पहलुओं को समझाती है। संगठित ढांचे में दांते ने कहा, बिना एक मजबूत वैश्विक व्यवस्था के शांति की कल्पना अधूरी है।
तर्क और बुद्धि में रसेल ने कहा, युद्ध से बचने के लिए हमें विज्ञान और तकनीक का उपयोग विनाश के बजाय मानवीय खुशी के लिए करना चाहिए। नैतिकता और व्यवहार में गांधी जी ने कहा, शांति केवल कागजों या संधियों से नहीं आती, ये हमारे साधनों की पवित्रता और अहिंसा के संकल्प से आती है। जहां दांते ने शरीर यानी कि व्यवस्था, रसेल ने मस्तिष्क यानी कि तर्क, गांधी जी ने आत्मा यानी कि नैतिकता की बात की, वहीं इन तीनों का मिलन ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद की पूर्णता है।